जो ये कॉर्पोरेट स्टूडियोज हैं उनमें जो क्रिएटिव टीम रहती है वो समझते हैं कि डायरेक्टर उनका नौकर है। तो ये कल्चर पैदा हो गया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जिसे बदलना पड़ेगा। मैंने खुद के बल पे राम गोपाल वर्मा जी को कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया। 1 साल के लिए उनके पीछे पड़ा रहा, उनको मैसेज कर रहा हूँ, उनको कॉल कर रहा हूँ। मुझे एक दया नायक करके कॉप हैं, जानता हूँ। उन्होंने बोला कि तेको ठीक है, रामू को बोलना कि मैं दया नायक का फ्रेंड हूँ, वो तुझे एंटरटेन कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हमारे बीच जो गेस्ट आए हमारे इस पॉडकास्ट कॉस्मिक कनेक्शन में, वे कमाल के राइटर। उनकी फिल्म में सस्पेंस थ्रिलर ज्यादा होती है। ऐसी फिल्में होती है जो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बांधे रखती है, और उनकी जो रहस्य खुलती है, सेक्रेट्स खुलते हैं बहुत धीरे धीरे, और आप सबको बांध कर रखी रहती है। उन्होंने एक तरफ सरकार जैसी फिल्में लिखी है, तो दूसरी तरफ सस्पेंस थ्रिलर सेक्शन 375, वन फ्राइडे नाइट, और ऐसे तमाम कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने गेस्ट मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट कॉस्मिक कनेक्शन। मनीष जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बातचीत की आपके बचपन के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका परिवेश क्या था, आपकी शुरुआत कैसे थी, उसके बारे में आप मैं बॉम्बे से हूँ। मैं आज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे ओनली। जी, मेरी पैदाइश बॉम्बे की है। वैसे मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं कभी पंजाब गया नहीं, तो मैं बॉम्बे में ही पला बड़ा हूँ। तो मैं HMPS स्कूल में था, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। बस मेरा बचपन यही है। 19 साल की उम्र में मैंने बीटेक पास भी कर दिया था। मैं चाइल्ड प्रोडिजी था। 13 साल की उम्र में मैंने स्कूल 10th पास कर लिया, और 19 की उम्र में मैंने बीटेक भी कर दिया था। तो मैं चाइल्ड प्रोडिजी था। तो क्या मतलब बचपन से आपका जो ड्रीम था इंजीनियर, या फिर क्या बनना आप बचपन में? हाँ, बचपन में ऐसा था कि मेरी फैमिली में सब, मेरे फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, अंकल सब इंजीनियर हैं। तो ऐसा कंडीशनिंग थी कि यार आप तुमको भी इंजीनियर ही बनना है। और क्योंकि मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए एक तभी वो जमाने में इट वाज फॉर ग्रांटेड कि कोई जो अच्छा स्टूडेंट है वो या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ये इतनी फील्ड्स तभी थी नहीं। बिल्कुल। तो इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं मेरिट लिस्टर था, तो ये तो इंजीनियर ही बनेगा। पूरी फैमिली सब इंजीनियर। तो उस तरह से फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, और काफी मैं उम्र बहुत कम थी मेरी, तो मैं इंजीनियरिंग में चला गया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में काफी देर काम भी किया। तब मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा ड्रीम नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। मेरे दिमाग में कहानियां हैं, और वो कहानियां मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। तो मेरा कॉलिंग कहीं और है, ये मैंने रियलाइज किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फिल्म। वो मोमेंट क्या था जहां आपको रियलाइजेशन हुआ वो चीज की मैं कुछ और? कोई ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट नहीं था, लेकिन इन जनरल मुझे जो इंजीनियरिंग का काम था, एक वर्कशॉप में काम करना, मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था। मैं ये फैंटासाइज करता था कि काश मेरा काम क्रिएटिव काम हो, जहां मैं पूरा दिन नॉवेल्स पढूं, कॉमिक्स पढूं, और ऐसी चीजें, मूवीज देखूं और उनको क्रिएट करूं। जी, ये मेरा ड्रीम था, उसमें मुझे मजा आएगा। ये मेरा ड्रीम था। तो ऐसा था, और ये ओवर द इयर्स डेवलप हुआ, ऐसे कोई सडनली नहीं हुआ था। तो जब आपने ये डिसाइड किया, तो आपने ऑब्वियस अपने पेरेंट्स से बात किया होगा, तो उनका क्या? नहीं, मेरे पेरेंट्स का मेरी फैमिली थोड़ी डिसफंक्शनल फैमिली है। अच्छा। यानी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया था बचपन से ही। तो मैंने जो भी किया है, मैंने खुद के बल पे किया है। मतलब इंजीनियरिंग में जो भी पढ़ाई की आपने खुद के बल पे? नहीं, कॉलेज के बाद से। जी, हाँ, कॉलेज के बाद से आई वाज ऑन माय ओन ओनली। तो पेरेंट्स का मुझे कोई सपोर्ट नहीं रहा था। तो मैंने कुछ ये भी नहीं, उनको ना मैंने डिस्कस किया उनके साथ, ना मैंने उनको बताया या उनकी इजाजत दी, ऐसा कुछ किया ही नहीं। मेरी जो मर्जी में आया मैंने वैसा ही किया। तो उनका कुछ ऐसा कोई राय नहीं थी, गुड बैड नथिंग। तो इस तरह से मेरा उनके साथ ऐसा रिलेशन ही नहीं है कि मैं उनकी राय मांगू।
तो क्या ये जो आपके पेरेंट्स के साथ जो ये चीजें हैं, क्या आपके इस तरह के जो डिसीजन थे जो क्रिएटिव उसकी वजह से या शुरू से ही था ये? नहीं नहीं, क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। जी। मैं बहुत ही ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड और प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड और वेस्टर्नाइज्ड ख्यालात का, मेरे ख्यालात वैसे हैं, बहुत फॉरवर्ड, वेस्टर्नाइज्ड, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, लिबरल, मेरे ख्यालात ऐसे हैं। जी। जो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी फैमिली है, उनके ख्यालात ऐसे नहीं है। उनके काफी पिछड़े हुए, बैकवर्ड, कंजर्वेटिव, जो थोड़ा इंटीरियर्स में जैसे होते हैं उस टाइप का उनकी थिंकिंग थोड़ी वैसी है। इंटीरियर्स में जैसे विचारधारा होती है जी। उस तरह की थिंकिंग है उनकी, थोड़ी सी नैरो माइंडेड, बैकवर्ड, कंजर्वेटिव आप बोल सकते हैं जी। और भी इस तरह से ट्रेडिशनल जैसे। तो इसलिए मेरी उनसे बनती नहीं। मतलब मैं साउथ सोच रहा हूँ तो वो नॉर्थ सोच रहे हैं। बचपन से नहीं बनती? बचपन से नहीं बनती। बचपन से नहीं बनती। जी जी जी। तो ये जो आपने बोला कि आपकी जैसा सोच, जब ऑब्वियस आप फिल्म में आपकी सोच जो आधुनिक है या फिर प्रोग्रेसिव जो आपकी सोच है, तो ये कैसे आपको क्या लगता है कि इसकी रीजन, उसका बैकग्राउंड जो है वो कैसे क्रिएट हुआ? क्या आपने बैकग्राउंड इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि मेरे पे हर टाइम वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा है। क्योंकि मैं बचपन से डीसी कॉमिक्स पढ़ता था। डीसी कॉमिक्स अभी सबको पता है डीसी क्या होता है, क्योंकि इतनी सारी मूवीज बनी। वो जमाने में किसी को डीसी पता भी नहीं था डीसी क्या होता है। जी। तो डीसी एक कॉमिक पब्लिशर है जो सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन ये सारी कॉमिक्स छापता है। मैं 5 साल की उम्र से वही कॉमिक्स पढ़ता था। 5 साल की उम्र से वो पढ़ता था। फिर टिंटिन कॉमिक्स होती थी वो पढ़ता था। फिर आर्ची कॉमिक्स पढ़ता था, रिची रिच पढ़ता था, और मैं बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ता था। मैं पूरा दिन पढ़ते रहता था। मैं वोरेशियस रीडर हूँ। तो वो बचपन में मैं कॉमिक्स पढ़ता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो नॉवेल्स पढ़ना चालू किया। तो ये सारी ज्यादा करके ये सारी या तो ब्रिटिश या अमेरिकन नॉवेल्स और पब्लिकेशंस थी। ये सब वेस्टर्न पब्लिकेशंस थी। हिंदी लिटरेचर का भी मेरे पे इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हुए, मंटो हुए, ये सब भी मैं पढ़ता था। शरद चंद्र हुए। मेरे फेवरेट ऑथर हैं विजय चंद देता, जो राजस्थान के हैं। जी, वो मेरे फेवरेट हैं। पहली उन्हीं के एक कहानी पे बनी है। हाँ, पहली वाली। तो दुविधा करके एक फिल्म थी, वो भी उनकी कहानी पे बनी, दुविधा। जी। तो ये राइटर्स भी, इनको भी मैं पढ़ता, मुंशी प्रेमचंद है वो भी मैं पढ़ता था। लेकिन ये राइटर्स भी सारे रेवोल्यूशनरी राइटर्स थे। इनकी विचारधाराएं भी मुझे बहुत ही वेस्टर्न लगती हैं। ये इंडियन राइटर्स हैं लेकिन ये भी बहुत ओपन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इनकी विचारधारा भी बहुत वेस्टर्न है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये भी इनको भी पढ़ता था। तो मुझे थोड़ा एक वेस्टर्न कल्चर और जो एक फॉरवर्ड कल्चर है उसका मेरे को बचपन से मुझे इन्फ्लुएंस रहा था। जबकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो और मैं इधर पला बड़ा था, इधर वर्सोवा में। तो मेरे जो भी दोस्त यार हैं और जब हम उठना बैठना है स्कूल वगैरह वो सब इधर ही था। वर्सोवा से जुहू, जुहू से बैंड्रा, बैंड्रा से साउथ बॉम्बे, इतने में ही यही बेल्ट में मैं पला बड़ा हूँ। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो थोड़ी अलग जगह से हैं, तो उनका थोड़ा सा वो स्मॉल टाउन थिंकिंग जैसा हो जाता है, और मेरा जरा जो मुंबई सिटी है, अपब्रिंगिंग आपकी चूंकि मुंबई से थी, कहीं और से। तो ये बहुत ही गहरा, उसमें बहुत ही गहरा जैसे कह लो जनरेशन गैप है, आप जो भी कह लो, वो रहा था। तो मेरा और उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब समझ गए। अच्छा, वेस्टर्न अगर ऑथर्स की बात करें या वहाँ के प्ले राइटर्स या राइटर्स की जो बात करें, आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया? एगाथा क्रिस्टी। एगाथा क्रिस्टी जो इंग्लिश राइटर है, लेट इंग्लिश राइटर, उनका मैंने कम से कम 40 से 50 नॉवेल्स पढ़ी हूँ। तो मेरा उनपे बहुत भारी इन्फ्लुएंस है। मेरी कोई भी फिल्म आप उठा के देख लो, उसमें एगाथा क्रिस्टी का इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये मैं आगे सवाल पूछता, लेकिन आपने पहले ही बता, बिल्कुल ये चीज है, क्योंकि मैं ये पूछने वाला था कि आपकी जितनी भी मूवी जो है वो सस्पेंस है, जिस तरह से वो चीज डेवलप होती है। करेक्ट। तो वो मैं उन्हीं से सीखा है मैंने, वो मेरी गुरु है। उन्हीं से मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा है। जी। राइटिंग तो मैंने एगाथा क्रिस्टी से ही सीखी है। किस तरह आप एक पहले एक मिस्ट्री इंट्रोड्यूस करते हो, फिर थोड़ा करके आप रिवील करते हो कि उसका रहस्य क्या है, और अंत में जाके आपका पूरा बिग रिवील आता है। तो वो स्किल जो है वो मैंने एगाथा क्रिस्टी की 40-50 नॉवेल जो अपनी उसी से सीखा है।
अभी और लास्ट उसके ऊपर और मैंने बहुत सारे ऑथर्स का पढ़ा हुआ है, नॉवेल्स पढ़ी हैं। मुझे मेरे हिसाब से शी इज द बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, मेरे हिसाब से, मतलब मेरी लाइकिंग। मैंने दूसरे क्राइम राइटर्स हैं वो भी बहुत पढ़े हैं, मॉडर्न भी जो है अभी के हैं, पुराने हैं, सब पढ़ा है, लेकिन उनका ब्रिलियंस मैंने कहीं भी नहीं देखा कोई मैच कर पाए। कुछ हद तक आर्थर कोनैन डॉयल है जिन्होंने शर्लॉक होम्स इन्वेंट किया था। एलन पो का भी है जो मैं बोलने ही वाला जी जी एडगर एलन पो इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स। उन्होंने इन्वेंट किया था फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन, मर्डर्स इन द रूम उनकी एक स्टोरी थी जी जो मुझे काफी अच्छी लगी थी। बचपन में मैं पढ़ता था ये, उनकी पोएम्स भी पढ़ता था, तो एडगर एलन पो का मेरे पे काफी इन्फ्लुएंस पड़ा है। ब्रैम स्टोकर जिन्होंने ड्रैकुला लिखी थी, ड्रैकुला मेरी फेवरेट इज वन ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स। तो ब्रैम स्टोकर भी मेरा इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। लेकिन एडगर एलन पो और ब्रैम स्टोकर, मुझे जेफरी आर्चर भी बहुत पसंद है। केन एंड एबल इज वन ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स। लेकिन ये जितने भी ऑथर्स हैं इनकी मुझे एक या दो नॉवल या तीन स्टोरीज ऐसे इतनी पसंद। तो एगाथा क्रिस्टी है, उसकी तो मुझे 40-50 सब मास्टरपीसेस लगते हैं। तो उन्होंने इतना सारा लिखा है और सभी एक से बढ़ के एक, बिल्कुल, तो इसलिए वो मेरी फेवरेट ऑथर, क्योंकि जो कंसिस्टेंटली इतने सारे पीसेस क्रिएट कर सकती है, इसलिए। आपका जस्ट मैं अभी वन फ्राइडे नाइट में देख रहा था, और जिस तरह से आपने धीरे धीरे सस्पेंस आपने खोला है, जिस तरह क्रिएट किया है। वन फ्राइडे नाइट बहुत ही बेहतरीन फिल्म मैंने बनाई थी जी, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी, लेकिन जो रिलीज हुई फिल्म, अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म है ही नहीं जो मैंने बनाई थी। मतलब हाँ, मैं आपको समझाता हूँ जी। तो वन फ्राइडे नाइट मैंने बनाई थी और उसमें बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। बैकग्राउंड म्यूजिक और जो साउंड डिजाइन है, जो बारिश का, पूरी फिल्म बारिश में एक रात में हो रही थी, तो जो बारिश का साउंड है और जो बैकग्राउंड स्कोर यूज किया था, उसको मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, बहुत टाइम लगा के। बेस्ट टेक्नीशियंस, आलोक डे जो बेस्ट मिक्सिंग इंजीनियर हैं, सोम दास गुप्ता जो मेरे रेगुलर बीजीएम कंपोजर हैं, उनको लेकर मैंने इतना बेहतरीन बनाया था वो। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने बनाया था, मुझे कुछ लोगों ने बोला था जिनका इन्वेस्टमेंट था उस फिल्म में, जो इन्वॉल्व थे उस फिल्म में, अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो लोग इन्वॉल्व थे उस फिल्म में, तो उनको कुछ चेंजेस चाहिए थे जो मैंने साफ मना कर दी। चेंजेस क्यों चाहिए थे? मतलब क्रिएटिव, हाँ, क्रिएटिव चेंजेस चाहिए थे उनको, एडिट में चेंजेस चाहिए थे। लेकिन आप राइटर और डायरेक्टर तो राइटर डायरेक्टर तो मैं था जी, डायरेक्टर मैं हूँ, लेकिन वो एक कल्चर पैदा हो गया बॉलीवुड में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही गंदा कल्चर अभी पैदा हो गया है कि जो ये कॉर्पोरेट स्टूडियोज हैं, उनमें जो क्रिएटिव टीम रहती है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर की बात, हाँ बिल्कुल, जो क्रिएटिव टीम रहती है, वो समझते हैं कि डायरेक्टर उनका नौकर है, डायरेक्टर उनका एम्प्लॉई है, बिल्कुल, और वो डायरेक्टर के ऊपर है। तो वो क्या करते हैं, आके डिक्टेट करते हैं डायरेक्टर को, ऐसा करो वैसा करो, और एकदम बदतमीजी से बात करते हैं डायरेक्टर से। तो ये कल्चर पैदा हो गया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जिसे बदलना पड़ेगा। और मैं मैं अकेला हूँ, आई एम वन ऑफ द ओनली डायरेक्टर्स जो इसके खिलाफ लड़ रहा है। मैं खुद हूँ सर, मैं खुद डायरेक्टर हूँ। वेरी गुड टू हियर दैट। बाकी सब डायरेक्टर्स ने, बड़े बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने घुटने टेक दिए ये सिस्टम के सामने, लेकिन मैं बिल्कुल घुटने नहीं टेकने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर कुछ चीज गलत है तो उसका सामना करना जरूरी है। अगर हर कोई ऐसे घुटने टेक दे तब तो देश आजाद ही नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो ये जो तानाशाही है, इसको हमें लड़ना है, और मैंने लड़ा। तो मैंने कुछ ऐसे सजेशंस आए थे, तो मैंने वो साफ मना कर दी कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब मैंने फर्स्ट कॉपी अपने हिसाब से उनको सबमिट कर दी। अब हम जब फर्स्ट कॉपी सबमिट करते हैं तो उसके अंदर ओपन फाइल्स देनी पड़ती है, मिक्सिंग सेशन होता है, आपका बीजीएम होता है, बैकग्राउंड स्कोर होता है, हर सब ओपन फाइल्स होती है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ सो कॉल्ड क्रिएटिव टीम ने, उन्होंने जाके पूरी फिल्म अपने हिसाब से उल्टी सीधी एडिट कर दी। ओके। हाँ, और उससे क्या हुआ, उससे बैकग्राउंड स्कोर सारा है, उनको इतनी समझ नहीं थी कि तुम एडिट चेंज करोगे तो बैकग्राउंड स्कोर सिंक नहीं होएगा, डेफिनेटली सिंक ही नहीं होएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने एडिट में यहाँ वहां किया तो बैकग्राउंड स्कोर ही सिंक नहीं हुआ, तो उनको फिर से कराना पड़ा। तो उन्होंने किसी एमेच्योर से जाके करा दिया जो उसको कुछ आता नहीं था। फिर अभी ये बजट थी नहीं उनके पास, तो किसी जहाँ भोजपुरी फिल्म्स मिक्स होती हैं, जो बहुत घटिया क्वालिटी की फिल्म्स जहाँ मिक्सिंग हो, वहां जाके मिक्सिंग करा दी। तो जो रिजल्ट है
वो सत्यानाश ही कर दिया फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर सत्यानाश कर दिया, एडिट सत्यानाश कर दिया, साउंड डिजाइन पूरा सत्यानाश कर दिया। आलोक दास कहाँ से वो, हाँ आलोक डे और कहाँ भोजपुरी फिल्म का मिक्सिंग इंजन है कोई। तो जो फिल्म में इम्पैक्ट था म्यूजिक का और साउंड डिजाइन का, वो पूरा चकनाचूर हो गया। तो फिल्म का इम्पैक्ट कम से कम 30% गिर गया। लेकिन फिर भी फिल्म मैंने शूट बहुत अच्छी की थी, मैंने शूट बहुत अच्छी की थी, फोटोग्राफी बहुत बेहतरीन थी, सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकाला था मैंने, रवीना से, मिलिंद से और विदीन चितालिया से। तो फिर भी फिल्म होल्ड कर गई दैट वे, लेकिन वो 30% उसका इम्पैक्ट कम हो गया। लेकिन मैं बोलूंगा पोएटिक जस्टिस है कि जैसे ही मेरी फिल्म रिलीज हुई, उस पूरी टीम को उस स्टूडियो ने निकाल दिया, उनको वहां से वो स्टूडियो से निकाला गया, वो उस क्रिएटिव टीम को जिन्होंने मेरी फिल्म के साथ ऐसा किया। और क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के साथ ऐसा किया था, उनको कुछ आता जाता था नहीं, इसी इत्तेफाक से उनको नौकरी मिल गई थी वहां। तो उन्होंने अपनी उस सीट का दुरुपयोग किया, मिसयूज ऑफ पावर उन्होंने किया मेरे और ये सब जो चेंजेस किए मेरी पीठ के पीछे के, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई मैंने और मेरी टीम ने हम शॉक हो गए। 10 बजे रात के 10 बजे जब रिलीज हुई थी, तो हम एक दूसरे को फोन करने लगे, ये क्या हो रहा है, सब मुझे फोन करने लगे कि सर ये क्या हो रहा है, हमने तो दूसरी बनाई थी, ये सब कैसा है। एंड जिस आदमी को एक्सपर्टीज नहीं है मिक्सिंग में या बीजीएम में या एडिटिंग में, वो अगर तुम्हारे काम में टेम्परिंग करेगा तो वो बिगड़ेगा, रिजल्ट विल गेट स्पॉइल्ड। तो ये हुआ इस फिल्म के साथ, जो बहुत ही गलत हुआ। सिर्फ पोएटिक जस्टिस ये है, और मुझे एक सेटिस्फैक्शन इस चीज की है कि वो जिन बंदों ने किया था उन सब को, एक एक बंदे को वो कंपनी ने निकाल दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूं उस कंपनी का, उस कंपनी के मैनेजमेंट का, उनके जो मैनेजमेंट में हेड्स हैं और जो मालिक हैं कंपनी के, जो कंपनी के हेड्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, सीईओ जो हैं वो सब, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने एक गलत काम करने वाली टीम को निकाल दिया। लेकिन द डैमेज इज डन, फिल्म रिलीज हो चुकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी मेरे पूरे लाइफ टाइम के लिए मुझे इस बोझ के साथ जीना पड़ेगा कि वो फिल्म नहीं बन पाई जो मैंने बना के दी थी। वो एक टेम्पर्ड प्रोडक्ट है जो मेरी पीठ के पीछे टेम्पर किया गया, बिगाड़ा गया। तो ये एक जो दुख है और एक जो ये एक डिस्कम्फर्ट होता है ना, जैसे दुखती राग है, वो हमेशा मेरी लाइफ में रहेगी। क्योंकि मैं जब भी कोई फिल्म बनाता हूं तो मैं अपने पूरे दिलो जान से बनाता हूं, मैं अपना पूरा पैशन डालता हूं उसके पीछे, मैं अपना पूरी जान लगा देता हूं। मुझे कई साल लगते हैं एक फिल्म बनाने को। तो फिल्म मेकिंग इज अ पैशन, ये बिजनेस नहीं है, ये एक पैशन है। जो पैशन को टैप करके आप पैसा कमा लो वो बिजनेस है, लेकिन जो फिल्म बनाना वो एक पैशन है। तो ये दुख जो है और ये जो सदमा जो है, ये मुझे हमेशा के लिए रहेगा। ये होने के बाद, ऐसा होने के बाद मुझे कम से कम 3-4 महीने मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था, बिकॉज द फिल्म इज लाइक माय बेबी। मेरा कोई बच्चा नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, जो फिल्म है वही मेरा सब कुछ है। तो ये मैं काफी डिस्टर्ब था और मुझे ये भी पता था कि इससे मेरे करियर पे ब्लो पड़ेगा, क्योंकि जो देखने वाला है उसको तो पता नहीं है ना किसी अननोन क्रिएटिव टीम ने इस पे गड़बड़ की है। वो तो यही सोचेगा कि डायरेक्टर की फिल्म, हाँ ये तो मनीष गुप्ता की फिल्म है। बिल्कुल। तो यार करे कोई भरे कोई, मतलब गलती कोई और करे तुमसे पूछे बिना तुम्हारी पीठ के पीछे और भुगतों में, ऐसा है। मुझे लगता है ना इसका एक रीजन बहुत बड़ा क्या है ना, कि ये जो भी क्रिएटिव टीम होती है, मैं तो खुद इस चीज को काफी फेस किया हूँ। हाँ। मैं जानता हूँ वो क्या होते हैं, वो नए नए लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कहीं मास कम्युनिकेशन करके आए होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ फिल्में देखे होते हैं, और वो चूंकि अपने इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, उनको नौकरी लग। लेकिन एक जो फिल्म मेकर होता है उसकी पूरी एक जर्नी होती है, वो वही खाता, वही पीता है, वही सोचता है उसके। तो ऑब्वियस आप उस पे, मैं समझाता हूँ आपको, आपने सही बोला। क्या होता है ना, जो फेलियर होते हैं, जो फेल्ड डायरेक्टर, फेल्ड राइटर और फेल्ड प्रोड्यूसर, जो खुद के फिल्म नहीं बना पाया इधर एज अ राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, वो जाके स्टूडियो में नौकरी कर लेता है जाके। अब उसको एक नौकरी मिल जाती है जहां सक्सेसफुल डायरेक्टर्स के ऊपर उसको पावर दी जाती है। तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब निकालता है उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि भाई हाँ ये डायरेक्टर है, इसने 6 फिल्में बनाई है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ। और उनको ना वो कुर्सी मिलने से मैंने ये देखा है, वो एक सडनली उनको जो पावर मिल जाती है ना, वो उनके दिमाग पे चढ़ जाती है।
उनको ये भ्रम होने लगता है, उनको ये भ्रम होने लगता है कि हमको हमारे टैलेंट की वजह से नौकरी मिली, जबकि वो गलत है। टैलेंट की वजह से नहीं, उनको किसी संजोग की वजह से वो नौकरी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जस्ट बाय चांस कि बिल्कुल, किसी को पहचानते थे तो नौकरी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल तो वो उनको ये भ्रम होने लगता है। अब वो फेल्ड इसलिए है क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, इसलिए तो वो फेल हुए। जो फेल्ड डायरेक्टर, राइटर या प्रोड्यूसर, वो अपना जो लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ कैपेबिलिटी वो दूसरे की फिल्म पे निकालना शुरू करता है, और वहां सब ये सब गड़बड़ होती है। एक और इंसिडेंटली ये बात है कि जिस शख्स ने ये फिल्म को बिगाड़ा है जी, वो जो पर्सन है वो कोई ऐसे जवान इंसान नहीं है। तभी तो नॉट आश्चर्य अ यंग पर्सन, हम्म। इट इज नॉट अ यंग पर्सन। वो 25-26 साल के लड़के लड़कियां नहीं है, हम्म, वो मैच्योर पर्सन है, मेरी उम्र का की पर्सन है वो। अच्छा। उन्होंने ऐसा किया। और फिल्म मेकर हैं नहीं, फिल्म मेकर नहीं है, फेल्ड प्रोड्यूसर। ओके, फिल्म उनको शौक था, प्रोड्यूसर बनना चाहती थी, प्रोड्यूसर बन नहीं पाई, तो ये, लेकिन उनको निकाल दिया गया है, कंपनी ने उनको निकाल दिया है। जी, उस औरत को कंपनी ने निकाल दिया है, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं समझ गया। सुनिए, अच्छा, मैंने जो फिल्म देखी उसमें उसका जो एंड है वो ओपन एंड, तो ये आपका ही हाँ, ये मेरा ही है। वो मैंने ओपन एंडेड ही रखा था। मैं समझाता हूं उन्होंने क्या किया है। वो कहानी वही है जो मैंने दिखाई है, लेकिन एडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिट में कहीं आपको ठहराव चाहिए, कहीं आपको स्नैपी होना चाहिए। वो एक जो दांव पेच है ना, वो एक डायरेक्टर या एडिटर ही कर सकता है। वो कोई स्टूडियो वाला आदमी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते। वो करेगा तो जर्की लगेगा। वो थॉट प्रोसेस होता है हाँ, उसका, हाँ, बिल्कुल। वो इट्स अ स्किल। मतलब हर कोई एक टैलेंट होता है। अभी आप एक जो कुंभार होते हैं, जो मटका बनाते हैं, मैं और आप जाके मटका नहीं बना सकते, वो उनका स्किल है। वो सालों से, डेकेड से वो करते हैं, तो उनका एक स्किल, उनके हाथ में स्किल है। इसी तरह ये फिल्म मेकिंग, एडिटिंग वगैरह ये स्किल है। तो जो एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। तो जबकि स्टोरी वही थी जो आपने देखी, मेरी स्टोरी वही है जी, लेकिन उसको, उसकी प्रेजेंटेशन जितनी परफेक्ट थी, उसमें जितनी डिटेलिंग थी, वो सारी डिटेलिंग काट दी गई है। तो ऑडियंस को ऐसा लगा कि ये तो अब्रप्ट एंडिंग हो गई, कि अचानक से कैसे। अचानक से ऐसे कैसे हो गया। बिल्कुल, मैंने तो सब कुछ समझाया था, एक एक एविडेंस होता है उसमें, क्लू होता है। जैसे मैंने दिखाया था कि लड़की ने वो सिरिंज विरिंज और सब कचरा उठा के फेंका है कचरे का डब्बे में, तो उसके फिंगरप्रिंट्स आए हुए हैं और पुलिस को वो मिले हैं। वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, आई हैड एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। वो इन्होंने मेरी पीठ के पीछे जाके सारा काट दिया। तो अब फिल्म की एंडिंग ऐसे लगता है कि अब्रप्ट एंडिंग है, अब अरे अचानक ऐसे हो गया। तो ये ट्रेजेडी है, करे कोई भरे कोई। तो क्या, अच्छा, इसका कारण ये तो नहीं था, उनको लगता था कि टाइम ड्यूरेशन कुछ ज्यादा। नहीं, कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ ईगो है कि मुझे कुर्सी मिली है, मैं डायरेक्टर से के ऊपर हूं, मैं डायरेक्टर से सुपीरियर हूं, अब मैं बताऊंगी कि डायरेक्टर को क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ये बस एक ईगो है जो कुर्सी के साथ आ जाती है। जब भी किसी नाकाबिल आदमी को कुर्सी में अनडिजर्विंग पावर, किसी नाकाबिल आदमी को कभी भी अनडिजर्विंग पावर मिलती है, तो वो डिक्टेटर जैसे बिहेव करता है। ओके, और वो सारे गलत काम करता है। इतिहास गवाह है इसका। बिल्कुल, और अल्टीमेटली जाके वो गिरता ही है। तो उस पर्सन को निकाल दिया गया, बेइज्जती करके उस कंपनी से निकाल दिया गया। हाँ, और उस पे तो उस इंसान पे तो और भी बहुत सारे आरोप हैं। तो ये मैं कहूंगा ये एक किस्म का पोएटिक जस्टिस है, लेकिन उससे मेरी फिल्म तो ठीक नहीं होने वाली। बिल्कुल, जो हो गए, जो द डैमेज इज डन। तो ये है, और ये अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैं हर टाइम रेजिस्ट कर लेता हूँ। मतलब मैं ये होने नहीं देता हूँ। इन्होंने क्या किया, मेरी पीठ के पीछे जाके किया। मुझे पता भी नहीं था इन लोग ये सब कर रहे हैं। अगर मुझे इसका आभास होता तो मैं करने नहीं देता। हाँ, डेफिनेट, तब तो आप काफी कुछ सवाल उठा रहे, कैसे बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने आपकी एक फिल्म है IPC 420 IPC 420 IPC जी। वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग उसका है, उसमें बैंक के जो फ्रॉड जो होता है उसके ऊपर जो था। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये सारी जितने भी आपके सस्पेंस थ्रिलर जो फिल्में बनती है, उसके पीछे का आपका इंस्पिरेशन कहाँ है, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। हम वापस चलते हैं आपके बैक में, जो समझने के लिए आपकी पहली जो शुरुआत थी, जो आपने जो डिसाइड किया था, वो कहाँ से हुई इस फिल्मी करियर की, कहाँ से आपकी वो। मैं आपको बताता हूँ जी।
तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, जी। तो करीब 25-26 साल की उम्र में मैंने रियलाइज किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, मुझे मूवीज लिखनी है, मूवीज लिख रही है। मूवीज लिखनी है और डायरेक्ट करनी है। हाँ, ये मैंने थोड़ा थोड़ा डिसाइड कर लिया था कि मुझे कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऐसा नहीं कि सडनली हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ। तो इसके पहले एक चीज और मेरे दिमाग में आई, तो कोई ऐसी मूवी थी क्या? हाँ, बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूँ। एक मूवी मेरे को ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसा 25-26 साल की उम्र में, मैं जब इंजीनियरिंग का काम कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये मुझे इस लाइन में नहीं रहना है, मुझे मजा नहीं आ रहा है इस लाइन में, मुझे क्रिएटिव लाइन में रहना है। यानी मुझे मूवीज लिखना है, मुझे मूवीज डायरेक्ट करनी है। इस तरह से ये मैंने थोड़ा हल्का हल्का डिसाइड कर दिया था कि मुझे, और अगर मूवीज नहीं तो किसी क्रिएटिव लाइन में जाना है मुझे, क्योंकि मैं पेंटिंग भी बहुत, मैं ड्राइंग पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, और मैं शॉर्ट स्टोरीज तो बचपन से लिखते हैं। मैं कविता भी लिखता था बचपन में, इंग्लिश में लिखता था, पोएम्स लिखता था, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता था, मेरे पास अभी भी है, बचपन में लिखी हुई कहानियां मेरे पास अभी भी है। तो ये मेरे को क्लियर था मुझे क्रिएटिव लाइन में जाना है। अब वो जमाने में जैसी आजकल फिल्में बनती हैं, वो जमाने में नहीं बनती थी। वो जमाने में सिर्फ नाच गाना, मैरिज वीडियो, ये सिर्फ सूरज बरजातिया और करण जौहर और यशराज, इस टाइप की फिल्में बनती थी, जो मेरी सेंसिबिलिटी नहीं है। मुझे वैसी फिल्में बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं देखता भी नहीं थी वैसी फिल्म। तो मैंने सोचा, 90s की बात कर रहे हैं? नहीं, अर्ली 2000 नहीं, 2003, अराउंड 2000। हम ऑब्वियसली, हाँ, तभी नहीं बनती थी ऐसी, नहीं बनती थी। तो मैंने सोचा यार इंडिया में तो मेरे टाइप की फिल्म बनती नहीं है, मुझे हॉलीवुड जाना चाहिए। ओके। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी तरह हॉलीवुड जाना है। ये मैंने डिसाइड किया। तो इसी दरमियान मैंने एड एजेंसी ज्वाइन की, मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की, क्योंकि एड फिल्म मुझे अच्छी लगती थी कि एड फिल्म में एक सोच होती थी, एक क्लास होती थी, वो जमाने में भी अभी भी है। तो मैंने एड एजेंसी ज्वाइन की और मैंने कई एड फिल्म लिखी। अच्छा। मैंने बहुत सारी एड फिल्म लिखी, LIC के लिए लिखा है, बिरला सन लाइफ के लिए लिखा है, मुंबई पुलिस के लिए लिखा है, रेमंड के लिए लिखा है, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैंने एड फिल्म लिखी। छोटी मोटी एड फिल्म मैंने डायरेक्ट भी की। ओके। तो इस दरमियान मैंने एक फिल्म देखी, कंपनी, राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी। मैंने थिएटर में देखी और मैं इतना प्रभावित हो गया, मैंने दूसरी बार देखी जाके। तब मैंने सोचा यार हॉलीवुड तो साक्षात मुंबई में आ गया है, मुझे हॉलीवुड जाने की क्या जरूरत है, मुझे इस शख्स के साथ काम करना है। और मुझे कंपनी से पहले भी राम गोपाल वर्मा की काफी फिल्में पसंद आई थी, सत्या, शिवा, और भी बहुत सारी फिल्में। उनकी सारी फिल्में जो है रामू जी के वो पैटर्न को तोड़ी। कौन बिल्कुल मनोज जी की, शिवा, सत्या, कौन, बिल्कुल बहुत सारी मुझे उनकी फिल्में पसंद आई थी इससे पहले, कंपनी से पहले। बट कंपनी मेरे को बहुत ही उनकी बेस्ट फिल्म लगी और मैं इतना ब्लोन हो गया, मैंने बोला ये तो हॉलीवुड आ गया इधर बॉम्बे में, तो मुझे जाने की क्या जरूरत है, मेरे को इन्हीं के साथ काम करना है। तो बस मैं उनके पीछे पड़ गया। तो उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में सैडली कैंप सिस्टम होता है, लोग अपने सेट जो पुराने लोग हैं उन्हीं के साथ काम करते हैं। यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उन्हीं के साथ काम करते हैं जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया हुआ। बिल्कुल, वो अपने सर्कल के लोगों के साथ ही काम करते हैं, किसी नए के साथ काम नहीं करते। तो मैंने उनको अप्रोच किया, राम गोपाल वर्मा को काफी मुश्किल से अप्रोच किया, क्योंकि मैं फिल्म लाइन से था ही नहीं और मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं है फिल्म लाइन में, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। मैंने खुद के बल पे राम गोपाल वर्मा जी को कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया। मैं 1.5 साल के लिए उनके पीछे पड़ा रहा, उनको मैसेज कर रहा हूँ, उनको कॉल कर रहा हूँ, उनको जाके ऑफिस में मिल रहा हूँ, हर चीज मैंने ट्राई कर ली। एंट्री हो जाती थी, क्योंकि जिस समय आप ऑफिस में, उस समय एंट्री हो जाती थी, क्योंकि जिस समय की आप बात कर रहे हैं। नहीं, एंट्री नहीं होती थी, एंट्री नहीं होती थी। मैं ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था और मैं वेट करता था वो कब गाड़ी से उतरेंगे, तब उनको पकड़ता था जाके। मैंने ये सब भी किया है। फिर जाके मुझे एक दया नायक करके कॉप है, जानता हूँ, ठीक है, मैं उनसे मिला था, कुछ मैं रिसर्च कर रहा था तब मैं उनसे मिला था कई बार जी। मैंने उनका नाम यूज किया फोन पे कि अच्छा, हाँ, और उन्होंने मुझे अलाउ किया ना, हाँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हाँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है, उन्होंने बोला कि देखो ठीक है, रामू को बोलना कि मैं दया नायक का फ्रेंड हूँ, वो तुझे एंटरटेन कर लेंगे। उन्होंने मुझे इतनी इजाजत दी दया नायक ने कि मेरा नाम यूज कर लेना। तो आप वहां तक कैसे पहुंच गए? आप तो दया नायक जी जैसे, हाँ, क्योंकि मैं एक पुलिस पे कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा था। ओके, मैं पुलिस पे कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा था
तो मैंने पता लगाया कि बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, दया नायक, प्रदीप शर्मा वगैरह वगैरह। तो अंधेरी में तभी उनका ऑफिस हुआ, तो वहाँ हुआ करता था, मैं वहाँ पहुंच गया सीधा, ऐसे ही पहुंच गया। मैंने बोला मैं राइटर बनना चाहता हूँ और मैं रिसर्च कर रहा हूँ कॉप्स पे, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत एंटरटेन किया। हाँ, उन्होंने ये नहीं समझा कि नया है कुछ नहीं, उन्होंने बहुत एंटरटेन किया दया नायक ने, और अपनी पूरी कहानी बताई मुझे, सब कुछ मुझे बहुत डिटेल दी उन्होंने कि ऐसा। तो ही वाज हैप्पी टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि तभी उनका इतना भी नाम नहीं था। आज तो उनका ही इज अ हाउसहोल्ड नेम। वो जमाने में उनका वो मशहूर थे, लेकिन इतने मशहूर नहीं थे। तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। तो फिर उनका नाम जब मैंने लिया, तब रामू जी ने मुझे एंटरटेन भी किया, और तब जाके वो मुझे मिले। अच्छा, उसके बावजूद 56 की बात कर रहे हैं, मूवी बना रहे थे। हाँ, उस दरमियान, उससे थोड़ा पहले। अच्छा। तो फिर वो मुझे मिले, फिर भी उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, वो फिर भी मुझे इग्नोर ही करते रहे। अच्छा। लेकिन मैं उनके पीछे पड़ा रहा, उनको बार बार जाके अपनी स्क्रिप्ट देता रहा। मैंने फाइनली 1.5 साल, ये सब पूरे प्रोसेस को 1.5 साल लग गया। और अभी मैं एडवर्टाइजिंग में ही था, मैं शाम को जाता था ये सब करने के लिए, आफ्टर ऑफिस आवर्स। फाइनली उन्होंने मेरी एक स्क्रिप्ट पढ़ ली। आखिर उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली। कौन सी स्क्रिप्ट थी वो? ये वो बनी नहीं। अच्छा, ओके। वो दूसरी स्क्रिप्ट है, वो कभी बनी नहीं। वो समझ गए ये तो जीनियस है। उन्होंने तभी ही मुझे एम्प्लॉय कर दिया। और कुछ ही हफ्तों के बाद डरना जरूरी, मैंने 28 साल की उम्र में डरना जरूरी डायरेक्ट भी कर दी। मैंने डरना जरूरी लिखी, उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला तू ही डायरेक्ट कर, लेकिन तूने इतनी क्लियरली लिखी है कि तू ही डायरेक्ट कर। और मैं 28 साल की उम्र में विद हार्डली एनी एक्सपीरियंस, मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया था, मैं सीधा डायरेक्टर बन गया। तो वो कैसे, वो जो, क्योंकि आप अभी डायरेक्टर तो आप समझ सकते हैं कि वो तो पूरी एक विधा होती है, सारी चीज को लाइटिंग समझनी या सारी एडिट, वो सारी चीज आपने कैसे वो अपने आप में एक कहानी है। तो मैं 28 साल की उम्र, मैं 28 साल का था जी। तो रामू जी ने बोल दिया तू डायरेक्ट कर ये स्टोरी। वो डरना जरूरी ऐसी फिल्म थी जिसमें 5 डायरेक्टर थे और 5 अलग अलग स्टोरीज जी। तो मेरी एक स्टोरी थी, मैंने 2 स्टोरी लिखी थी उसमें। तो कौन सी वाली स्टोरी थी? जो ग्रैंड मदर और चिल्ड्रन वाली स्टोरी है। अच्छा। वो मैंने डायरेक्ट लिखी भी, डायरेक्ट भी वो मैंने की। जी। वो मैंने डायरेक्ट की। और रंदीपुरा वाली स्टोरी जो थी वो मैंने लिखी थी। तो उन्होंने बोला ये तू एक डायरेक्ट कर, सीधा मुझे बोल दिया। तो और पूछा मुझे करेगा तू? मैंने बोला हाँ सर मैं बिल्कुल करूंगा। मैं 28 साल का था और मुझे कुछ आइडिया नहीं था किसी चीज का। मैंने काफी एड फिल्म्स लिखी थी, छोटी मोटी एड फिल्म डायरेक्ट भी की थी, लेकिन ऐसे फीचर फिल्म का मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे कैमरा लेंसेज ज्यादा खास कुछ आइडिया नहीं था। बिल्कुल। मैंने सब कुछ तभी सीखा। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। वो जमाने में राम गोपाल वर्मा सबसे बड़े फिल्म मेकर हुआ करते थे। अपने असिस्टेंट्स को ब्रेक देना, अपने असिस्टेंट्स को डायरेक्टर बनाना, एक प्रोडक्शन हाउस में इतनी सारी फिल्में बनना, ये ट्रेंड उन्होंने ही चालू की। बिल्कुल। उसके पहले तो कोई प्रोड्यूसर 3-4 साल में एक फिल्म बनाता था। तो मैंने ठान लिया कि अभी मुझे नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक मैं एडवर्टाइजिंग की नौकरी कर रहा था और शाम को ये सब करता था रामू जी के पीछे, राम गोपाल वर्मा के पीछे पड़ना। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने एकदम छोड़ दी, जबकि मेरे पास रामू जी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अच्छा। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई लेटर नहीं था, कोई ईमेल, कुछ नहीं था। जस्ट ऐसे ही कह दिया। ऐसे ही उन्होंने सिर्फ कह दिया था तू डायरेक्ट कर, यू विल डायरेक्ट दिस फिल्म। सीधा मेरे को चांस दे दिया था। ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे वापस नहीं मिलेगी। तो मेरी उम्र है 28 अभी, ये इट्स नाउ और नेवर। मैं एकदम से उसके अंदर कूद पड़ा। मतलब मेरी लाइफ का और कोई मकसद ही नहीं बचा, बस वही है, अभी यही करना है। तो और मुझे कुछ आता जाता था नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं 28 साल का था, मैंने कुछ 24-25 साल के जो मेरे से कुछ साल छोटे हैं लड़के, असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनको पकड़ लिया। अच्छा। उनको असिस्टेंट बना दिया। और रामू जी ने मुझे जगह दे दी थी अपने ऑफिस में। उनका ऑफिस बहुत बड़ा था। तो उन असिस्टेंट डायरेक्टर का कोई एक्सपीरियंस था या नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ खास एक्सपीरियंस उनको भी नहीं था। और तभी रामू जी का ऑफिस बहुत बड़ा था। वहाँ 4-5 फिल्में एक साल में बनती थी। माड़ा में ऑफिस था, फैक्ट्री, बहुत बड़ा ऑफिस था। तो उन्होंने बोला हाँ तू जा ऑफिस में बैठ जा, मतलब जगह दे दी ऐसे ही। और वो कुछ उनकी बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, तो उनका कोई ध्यान नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। उन्होंने बोला हाँ तेरे को एंट्री मिल गई, मतलब तू कर ले, तेरे को जो करना है। तो मैं वहां गया। वो जमाने में कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करता था, असिस्टेंट ही कास्टिंग करते थे। तो मैंने देखा कि उनके बाकी असिस्टेंट बाकी फिल्मों की कास्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने अपने असिस्टेंट के साथ मिलके उनको देख देख के वो कास्टिंग करना चालू किया। और मैंने कास्टिंग कर दी पूरी फिल्म जी। फिर मुझे लोकेशन चाहिए थी,
तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गया, मैंने बोला मुझे 1,500 रुपए चाहिए, मुझे महाबलेश्वर जाना है, मेरे को ढूंढना है, ये ऐसा ऐसा लोकेशन ढूंढनी। तो वो नहीं दे रहे थे। वो किसी तरह उनको मैंने फोर्स करके बातों से उलझा के मैंने उनसे 1,500 रुपए ले लिए। और 1,500, वो ये 18 साल 20 साल पहले की बात है, 1,500 काफी रकम थी तब। ठीक है। वो 1,500 से मैंने कॉलेज बुक की, तभी इनोवा की जगह कॉलेज हुआ करती थी। मैंने कॉलेज बुक की और मेरे वही जो असिस्टेंट्स हैं, 9 सिखे असिस्टेंट्स हैं, उनको बिठा दिया और मैं ओवरनाइट महाबलेश्वर पहुंच गया। सीधा महाबलेश्वर पहुंच गया। 28 साल का था मैं, कुछ एक्सपीरियंस है, लोकेशन ढूंढने सीधा पहुंच गया। और तभी तो मोबाइल फोन पे कैमरा भी नहीं होता था, तो मेरा पर्सनल कैमरा था, फिल्म वाला कैमरा, वो लेकर पहुंच गया मैं सीधा वहां महाबलेश्वर जाके। जितना फिल्म वाला कैमरा लेकर पहुंच गए थे? फिल्म वाला कैमरा जो जिसमें कोडाक की फिल्म होती थी, क्योंकि तभी डिजिटल कैमरा था नहीं, फोन पे कैमरा नहीं होते थे। अच्छा, वो समझ गया। मेरा पर्सनल कैमरा था, फोटोग्राफी कैमरा की बात। हाँ, फोटोग्राफी कैमरा पर्सनल था। याद है मुझे, याशिका का कैमरा था। याशिका बहुत बड़ी कंपनी थी याशिका। उस समय याशिका पेंटेक्स से ही ज्यादा फेमस की कंपनी थी। तो वो था, वो लेके मैं महाबलेश्वर पहुंच गया। और महाबलेश्वर के आजू बाजू बहुत मतलब वो कॉलेज में मैं रेकी पे निकल गया, लोकेशन स्काउटिंग, बस ढूंढ रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है। और वो जो मेरे पास 1,500 रुपए थे, उसी से मैंने मैनेज किया। मेरा खाना, असिस्टेंट का खाना, ड्राइवर का खाना, हमारा होटल, छोटे से होटल में रुक गया, कैसे भी करके मैंने मैनेज कर लिया कि भाई मेरे पास तो इतना ही है, अभी तो मैनेज करना ही है कैसे भी। ये करके मैं लोकेशन भी ढूंढ आया। ओके। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना किसी ने मुझे, और प्रोडक्शन से कोई था ही नहीं उधर, कोई प्रोडक्शन के साइड से या प्रोड्यूसर के साइड से कोई नहीं था। मैंने अपने आप नहीं किया। ऐतिहासिक कहानी है, क्योंकि ऐसे हिम्मत करके जाना बिना किसी प्रोडक्शन वाले के कैसे समझ। मैंने किया सब प्रोडक्शन का काम भी मैंने ही किया जी। अब मैंने कास्टिंग कर दी, मैंने लोकेशन ढूंढ दी, मैंने सारा डिजाइन बना दिया और फाइल लाके रामू जी के पास रख दी। अच्छा। अब जो प्रोडक्शन वाले थे अंदर, वो मेरे से एक्सपीरियंस में काफी ज्यादा थे। कोई, मैं 28 साल का था तो कोई 40 का था, कोई 50 का था। वो सालों के साथ सालों काम कर चुके थे। इनको अब तक ब्रेक नहीं मिली थी डायरेक्टर की। मुझे 28 साल की उम्र में विदाउट एनी एक्सपीरियंस ब्रेक मिल गई। उन्होंने मुझे हेल्प नहीं की, वो मुझे थोड़ा नीचा ही दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे नीचे ही खींचने की कोशिश कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक कल्चर भी ऐसा है, हर एक आदमी दूसरे को नीचे ही खींचने की कोशिश करता है। तो किसी भी, उनके ऑफिस में बहुत सारे लोग थे, प्रोडक्शन के लोग, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, सब मुझे डिस्करेज कर रहे थे। सब ये कह रहे थे कि देखो इसमें 5 कहानियां हैं, ओके, एक का डायरेक्टर है साजिद खान, एक का डायरेक्टर तो राम गोपाल वर्मा खुद है, एक का डायरेक्टर शायद विशाल भारद्वाज होने वाला है, वगैरह वगैरह। और तुम्हारी कहानी तो 5वीं है, वो लास्ट में शूट होगी। लेकिन मैंने सारा प्री प्रोडक्शन कर दिया, कास्टिंग कर दी, लोकेशन कर दी खुद पे ही, और जाके फाइल रख दी राम गोपाल वर्मा जी के टेबल पे कि देखो सर, मेरा तो डिजाइन रेडी है, मेरी स्टोरी पहले ही शूट हो गई सबसे पहले। तो उन्होंने बोला तू तो रेडी है भाई, तू जा कर। और फिर उन्होंने प्रोडक्शन का आदमी दिया कि भाई इसका रेडी है, इसको आप हेल्प करो। तब प्रोडक्शन के लोग आए, मतलब शूट के कुछ 15-20 दिन पहले। तो उस समय आपके डीओपी कौन होगा, उसके कैसे, उसके क्या, वो भी मैंने यहाँ से पूछ के, वहां से पूछ के, दूसरी फिल्में देख के, दूसरे तभी कुछ इक्का दुक्का कोई टीवी शो अच्छा होता था, वहां से देखकर, वहां से डीओपी भी ढूंढ निकाल लिया, आर्ट डायरेक्टर भी ढूंढ के निकाल लिया, सारे टेक्नीशियन ऐसे थे ढूंढ के निकाल लिया, कोई मेरे पहचान में नहीं था। लेकिन आप डिपार्टमेंट समझते थे, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में था, तो इतना तो समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो थी। एक डीओपी होता है, एक आर्ट डायरेक्टर होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है, इतना तो था। लेकिन फिर भी 28 साल की उम्र में और इतने थोड़े एक्सपीरियंस में तुमको फिल्म डायरेक्ट करना बहुत बड़ी चीज है, और फीचर फिल्म, बहुत बड़ी बात। अब मैं आपको बताता हूँ पहले दिन पे क्या हुआ। पहले दिन पे बहुत, आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट, सबको होल्ड करना। हाँ, सबको होल्ड करना, क्योंकि आई वॉज द लीस्ट एक्सपीरियंस पर्सन ऑन द सेट। जो डीओपी है वो कहीं सीरियल शूट कर चुका था, सीरियल डीओपी, सीरियल वाला डीओपी था, और मेरे से उम्र में ज्यादा था। मेरी चीफ असिस्टेंट जो थी वो मेरे से उम्र में ज्यादा थी, वो तो बहुत सारी फिल्मों में चीफ असिस्टेंट थी। तो आपको कंपनी ने वो रखा था चीफ असिस्टेंट, या फिर नहीं, मैंने इकट्ठे किए थे, यहाँ से वहां से इकट्ठे किए थे, और कंपनी में लाया था उनको कि देखो ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये मेरे साथ काम करने को तैयार है, ये इतनी फी मांग रहा है। वैसा करके मैंने सबको मैंने लोगों को इकट्ठा किया था जी। हसलिंग जिसको बोलते हैं, वही किया था। तो जो आर्ट डायरेक्टर थे वो भी मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस थे, जो असिस्टेंट्स थे वो भी मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस, उन्होंने भी कुछ ना कुछ काम तो किया था, मैं सबसे इनएक्सपीरियंस था। समझ गया। अब पहले दिन पे मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि जो डीओपी था और जो चीफ असिस्टेंट थी
वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे और मैं जो भी बोलता था बोलते ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये है वो है। उनका भी ईगो। हाँ, ईगो हाँ, कि इसको ब्रेक मिल गई हमें नहीं मिली। बिल्कुल। और जो भी अभी कम एक्सपीरियंस वाले आदमी की बात नहीं मानना चाहते थे वो, वगैरह वगैरह, ऐसा सब हो रहा था। और क्या है, शूट भी मुश्किल थी। महाबलेश्वर में हम पहाड़ के ऊपर शूट कर रहे थे, एक ऐसे चर्च को ऐसे घर दिखाया था और बारिश थी उसमें, रेन मशीन को भी हैंडल करना था। इट इज क्वाइट, एक शूट को हैंडल करना काफी इट्स अ टफ जॉब। तो मतलब मुझे काफी दिक्कत हुई पहले दिन पे। तो जैसा मैं चाह रहा था वैसा हो नहीं रहा था दैट वे। ये पहले दिन पे हुआ, ओके। लेकिन दूसरे दिन पे मैंने टेक ओवर कर दिया। फिर मैंने डंडा मारना शुरू किया सबको, ऐसा डंडा मारा कि वो आज तक मैं मार ही रहा हूं।